Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्राइस हाइक अभी के लिए अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है। प्राइस हाइक होने के बाद जो आपके कोर्सेस हैं वो इतने के हो जाएंगे, तो इससे पहले ही आप अपने कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं, चाहे प्लस हो या फिर आइकॉनिक। ठीक है जी, तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस, जो पहला ही क्वेश्चन था आपका 2021 का वो एसी चैप्टर से था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे एसी के, तो कई साल ऐसे निकल गए जिसमें एसी का एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं था। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका एलसीआर सर्किट का है। तो गाइस, एलसीआर सर्किट में आप देखोगे आपको इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है 40 वोल्ट दिया हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको 40 वोल्ट दिया हुआ है। और सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट हियर द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, कि इस सर्किट का आपका इंपेडेंस क्या है। तो यार आपको पता है यार V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, बट एलसीआर सीरीज सर्किट के केस में आप क्या लिखते हो, I इंटू Z लिखते हो। तो हमें इस Z की वैल्यू निकालनी है। और साथ के साथ यहां पे देखो एक टर्म लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट। तो भाई साहब, एम्पलीट्यूड का मतलब यहां पे वो आपकी बात कर रहा है पीक करंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसने लिखा नहीं है पीक करंट, बट आपको समझना पड़ेगा भाई एम्पलीट्यूड लिखा है तो पीक करंट ही होगा। और गाइस, ये 10√2 है। ठीक है, तो ये आपका पीक करंट कितना दिया हुआ है, 10√2 दिया हुआ है। तो अगर पीक करंट दिया हुआ है और साथ के साथ यहां पे आपको ओवरऑल वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो ऐसी बेवकूफी मत करना कि सीधे इन तीनों को ऐड कर दिया, 40, 50 और ये 90 लिख दिया, गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलसीआर सीरीज सर्किट है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम फेज में नहीं होता है। ठीक है, तो VL की वैल्यू कितनी दी है, 40, VR भी हमारा यहाँ पे 40 दिया हुआ है और C के क्रॉस कितना दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हियर द ओवरऑल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, कैसे निकलेगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर करना है। तो ओवरऑल वोल्टेज अगर आप सॉल्व करोगे डेटा को पुट करके, तो वो आपका कितना आएगा, 50 वोल्ट आएगा। ठीक है, एंड गाइस पता है ना, ये जो वोल्टेज होता है ये कौन सा वाला होता है, ये आपका RMS वोल्टेज होता है। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो VRMS है, VRMS आपका हो गया 50 वोल्ट। ठीक है, और आपका जो IRMS है वो निकालना पड़ेगा हमें। पीक करंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, √2 होगा। तो ये कितना है, 10√2 डिवाइड बाय √2। तो यहां पे आपका IRMS आ गया, दैट इज 10 एम्पियर। अब बस यार एंड में क्या करना है, V इज इक्वल टू I इंटू Z करो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कितना है, 50, I की वैल्यू हमारी 10 है और Z हमारा आ गया यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, तो यार पहला ही क्वेश्चन रद्दी सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कुछ आपके लिए करने के लिए था नहीं। सिंपल सा आपने V निकाला। ठीक है, V निकालने के बाद आपने क्या किया, V इज इक्वल टू I इंटू R, जो बचपन से आप यूज करते हुए आ रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो चले फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यार देखो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया है। रे ऑप्टिक्स का जो तो आप लोग हवा बना के रखते हो, और यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे। तो यार इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज दिस। तो मतलब इस प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। यार ये बता भाई, इस वाले एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो सीधे ऐसे ही जाने वाला है। अब यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब यार रिफ्रैक्शन होगा तो पहले नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नाउ सी हियर गाइस, इफ दिस एंगल इज गिवन हियर 60 डिग्री, तो ये कितना है 60, ये कितना हो गया 90, तो ये आपका आ रहा होगा 30 डिग्री। ठीक है,
और ये कितना हो गया 90। तो गाइज ये 30 90, तो ये कितना हो गया, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब आप यार ये देखो, ये आपका नॉर्मल, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं तो इस ए पॉइंट पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, और ये उसका इंसिडेंट रे होगा। एंड गाइस दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज एंगल आई, और आई की वैल्यू कितनी है यहां पे 60 डिग्री है, ठीक है जी। अब आप ये बताओ, ये वाली रे इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने वाली है, तो रे कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ इधर जाएगा, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट हियर। अब आपको सिंपली इस ए पॉइंट पे क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। अब आप ये बताओ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1, इस ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, इस ग्लास का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो वो आपको यहां पे √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली लगाते हैं, ये बताओ एंगल आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का क्या है 1, तो क्या लिख दूं 1 * sin i इक्वल टू, ये बताओ इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, और इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल को एक सेकंड, ये हमारा इसको कितना लिखते हैं, इसको 30 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको 30 डिग्री लिख लो आप, तो ये कितना हो जाएगा sin 30, तो ये हो गया sin i, ये हो गया √3, और ये कितना आएगा 1/2, तो गाइज √3/2, इट मींस i की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन 1, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ए डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ठीक है। अब यहां पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, और चारों स्टेटमेंट्स को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सब में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो कभी भी यार ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एक नजर अपनी स्टेटमेंट्स को देख लो कि बेसिकली वो बात किसकी कर रहा है। तो हर एक ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो इस डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि सबसे पहले डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यार डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितना है, -PE cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E। ये बताओ P और E अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो U कितना हो गया -PE, यहां पे क्या लिख दूं मैं cos 180 लिख दूं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस आपका PE, तो यानी कि यार इस डायपोल का यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस PE है, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपको ये तो पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अगर बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड इस डायग्राम को देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि यार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस, तो मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। अब ज्यादा बुद्धि मत लगाना कहीं, अगर आप ये सोच लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट होता है, अगर ये कुछ ऐसा डायग्राम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता ना। उसने सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में दिखाया, इसका मतलब भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है। इधर अगर आप देखोगे लेफ्ट से राइट साइड में वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सर लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। हाँ, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर, टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। दैट्स इट, बस इतना ही पूछा है। लेकिन गाइस अब तो हम अगले साल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी चीजें हमें जाननी चाहिए। तो यहां पे अगर आपसे वो ये पूछ ले कि बताओ इस डायपोल पे नेट फोर्स क्या है, तो आप लोगों ने जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस देखा होगा जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, बट यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, राइट वाले साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो मतलब लेफ्ट वाले पे फोर्स कितना लग रहा होगा, Q × E, ठीक है। उसको चलो EL लिख देता हूं लेफ्ट साइड वाले का, ठीक है। और गाइस राइट साइड में अगर फोर्स देखोगे तो क्या होगा, Q × ER, तो आपको पता है राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो राइट वाला फोर्स भी कम होगा। सो दैट्स व्हाई हियर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो जनरली होता है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो नेट फोर्स यहां पे 0 नहीं होगा। और व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क 0 होगा क्योंकि एंगल 180 दिया है। तो गाइस ये 3 चीजें थी जो इस क्वेश्चन में आपको जानने वाली थी, पोटेंशियल एनर्जी, नेट फोर्स और टॉर्क, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से।
और आप लोग परेशान रहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो जनरली आप लोग रट्टा मार के जाते हो यूजेस, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इनके एप्लीकेशंस वगैरह और उनके यूजेस वगैरह, यही तो जनरली देख के जाते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आया था 2021 के पेपर में, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड पूछा हुआ था। तो यार इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ने वाली है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V, ठीक है, और V का इक्वेशन आपको दे दिया है। The displacement current between the plates of the capacitor would then be given by, तो displacement current आपसे पूछा था यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या था, C dV by dt आपको यूज करना था और आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता, ठीक है। तो चलो यार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो V0 को रहने दो, उस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे cos ओमेगा t, और फिर एंगल का करोगे तो ओमेगा, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा C V0, और यहां पे आ जाएगा आपका, ये है आपका cos हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज cos ओमेगा t, ये आपका आंसर था, ठीक है। तो गाइस सिंपल सा सवाल था, इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ओमेगा नॉट सी cos ओमेगा t, दैट्स इट, इतना सा करना था यार, ठीक है। फ्री फंड के नंबर थे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो मेरे को अच्छा क्वेश्चन ये लगा, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, ये एम्पियर-सेउटल लॉ से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, ए थिक करंट केबल ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Br ड्यू टू केबल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल। यार कुछ बच्चे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं पेपर में, देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर सीधे क्या मारते हैं, ऑप्शन सी, खत्म, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। तो सेम चीज आपने भी यही करना है, बट फिलहाल अगर आपको नहीं पता है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको एक लाइन याद है कि कोई सा भी कंडक्टर हो यार, हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, पता है ना बाहर वाले पॉइंट के लिए वो कैसे बिहेव करता है, कि स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपको ध्यान हो, खैर मैं एज्यूम करके चलता हूं कि सबको ध्यान नहीं होगा, तो इसलिए मैं ड्राइव कर देता हूं। मान लो इस एक्सिस के सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो एम्पियर-सेउटल लॉ क्या बोलता है आपको, इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट I होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे B, P पॉइंट पे निकालना है B, अब इंटीग्रल dl, इट मींस we need to take the entire length of this element which we have assumed here। मतलब यार ये जो पूरा आपने जो लिया है ना लेंथ, ठीक है, जो एक इमेजिनरी लूप माना है, उसका ओवरऑल लेंथ आ जाएगा ना, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस एलिमेंट ना dl, तो dl 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 ऐड करोगे तो पूरा इस लूप का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इस पूरे लूप का लेंथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r, ये हो गया इक्वल टू म्यू नॉट। और ये बताओ अब ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका लूप था, तो पूरा करंट ही आपका इससे पास कर जा रहा होगा, तो यहां पे सिंपली I आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तो पता चल गया कि B आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट एक दो को वहां पे देखो कि किन ऑप्शंस को उड़ा सकते हो। तो यार ये बताओ कि बी ऑप्शन को उड़ा दूं, क्योंकि यार इसमें दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। भाई आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इनवर्सली ही है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को देखूं तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों? उसमें भी अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग दिया है, तो भाई इंक्रीजिंग कहां से होगा यार, क्योंकि बाहर वाले के लिए तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। आर की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो बी तो डिक्रीज करेगा। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन इंकरेक्ट है, बी भी इंकरेक्ट हो गया, बचा क्या, थर्ड और फोर्थ बचा है। तो थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं हम। चलो अब ये इन आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया, इनसाइड के लिए फिर से करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि एक पूरा एक सिलेंडर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया बन गया ये तो, ठीक है। अब गाइस ये बताओ कि यहां पे अगर आप देखोगे हमें इस पॉइंट को कहां लेना है, इस पॉइंट को हमें अंदर लेना है, ठीक है, इस वाले को अंदर लेना है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आपने ले लिया। यहां पे एक इमेजिनरी लूप लो, यार पता है ना एम्पियर-सेउटल लॉ लगाने के लिए भाई एक इमेजिनरी लूप मानेगा ना भाई, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। अब इस लूप का पूरा लेंथ लोगे, दैट इज व्हाट, b इज इक्वल टू 2 पाई r हो गया म्यू नॉट। अब यार हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा कि इस लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा करंट इसी से पास कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा करंट तो आपका इस वाले क्रॉस सेक्शन से पास करेगा ना, है कि नहीं। और इसका रेडियस अगर आप देखोगे क्वेश्चन में r दिया होगा, कैपिटल R, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा, करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया तो I
और कितना इस वाले क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर। अब आपको इस वाले पोर्शन में चाहिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या कैसे निकालोगे, उसके एरिया को इस पाई आर स्क्वायर को जे से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, तो कितना हो गया आई पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आई की वैल्यू अगर आप देखोगे इसको आई डैश लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे, खत्म कहानी। तो इसको मैं आई डैश लिख दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बी 2 पाई आर, यहां क्या हो गया म्यू नॉट, इसको क्या लिख दो यार यहाँ पे आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पे बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट, एक आर उड़ा दो यार यहां से, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो कैपिटल आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो तो कांस्टेंट है, तो ये जो बी है स्मॉल आर से डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर के डायरेक्टली पोर्शनल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्मॉल आर क्या है, दैट इज द distance of the point at which we are calculating magnetic field from the axis of the cylinder। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस r, तो इसके डायरेक्टली पोर्शनल है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आर के डायरेक्टली पोर्शनल है, हाँ, और सर बाहर इनवर्सली पोर्शनल है, हाँ। अब जिनको ये बात पहले से पता थी उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे सेव कर लिया हो, क्योंकि इसको डिराइव करने में प्रॉपर्ली आपको 1 मिनट से ज्यादा लग गए होंगे। ठीक है, तो खुद बताओ क्या आंसर आपका सी नहीं है कि बी, अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है डायरेक्टली पोर्शनल है। ठीक है, आर को बढ़ाओगे आप तो बी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम पहुंच गई, उसके बाद जो बी है इनवर्सली पोर्शनल टू आर है, तो वो आपका यहां पे डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने गाइज इस क्वेश्चन को सिर्फ अच्छा इसलिए बोला था क्योंकि ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती, लेकिन जिनको पता है, जिन्होंने ऑलरेडी जिनके नोट्स में होगा, ठीक है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, 10 सेकंड में इसको टिक करके वो आगे चले गए होंगे। ठीक है, तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोबारा से आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक प्रिज्म का क्वेश्चन दिया था, अब दोबारा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो एक कन्वेक्स लेंस A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. Okay, if a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then what is the separation between them? So let's find out here. So first of all guys, एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब गाइस दिक्कत ये है कि यहाँ पे कनकेव लेंस थोड़ा देखना अच्छा सा नहीं बनेगा, बट मैनेज कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया कनकेव लेंस। ठीक है जी, अब आप ये बताओ कि यहाँ पे अब ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उस पे जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है। ठीक है, सो हमारा ये रे हो गया जो बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। ओके गाइस, नाउ अब उसके बाद उसने सेपरेशन दिया हुआ है ए, और इस वाले लेंस का ए और बी का कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। फोकल लेंथ फर्स्ट वाले लेंस का आपका दिया है 20 सेंटीमीटर एंड सेकंड वाले का आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ यार कि अगर ये रे पैरेलल आ रही है इस लेंस पे, कन्वेक्स लेंस पे, तो कहां जाके मिलेगी? ऑब्वियसली अपने फोकल लेंथ पे मिलाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ पे मिलाएगा, तो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो मान लेते हैं कहीं यहां पे जाके ये अपने फोकस पे, ठीक है, फोकस पे जाके इन रेस को यहां पे मिला देगा। ठीक है, बट अब आप ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, जो हमारा पहला वाला लेंस जो इमेज बनाएगा, क्या वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है? हाँ। अब फाइनली जो रे आपकी सेकंड वाले लेंस से बाहर आ रही है वो क्या है? पैरेलल है। देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, देखो यहां पे लिखोगे बी एज ए पैरेलल बीम, मतलब बी वाले रे से आपको रे को क्या निकालना है? बी वाले लेंस से रे को पैरेलल निकालना है। तो यार पैरेलल तो तभी निकलेगी ना जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे हो। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि पहला वाला लेंस दूसरे वाले के फोकस पे इमेज बना रहा होगा? हाँ, क्योंकि उसके फोकस पे बनाएगा तभी तो दूसरे वाले लेंस से जो रे है बिल्कुल पैरेलल निकलनेगी। यस और नो? अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि यहां से इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है ना यार। तो अच्छा सर ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और सर ये बताओ ये जो है इस वाले कनकेव लेंस का फोकस होना चाहिए। हाँ, तो सर उसका फोकस 5 सेंटीमीटर पे। अच्छा, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। देन डी तो आ गया यार। क्या था यार? तो इस क्वेश्चन में यार तुम खुद देखो, अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो 15 सेंटीमीटर, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे आप लोग बोलते रहते हो ना सर कि नीट के एग्जाम में सर 45 क्वेश्चन होते हैं, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन। आप देखो ना, एक सिंपल सा आपने डायग्राम बनाया, क्वेश्चन को अगर समझ लिया, फील ले लिया, तो बिना कैलकुलेट किए आंसर आ गया आपका कितना?
15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अगर 6 में से देखोगे तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, सो ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स का जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर है उससे आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यार इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कोई अगर आप देखोगे एक फोटो सेंसिटिव सरफेस दिया हुआ है, उस पे आपका कोई जो आपका लाइट है फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है जिसका वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। ओके, एंड नेग्लेजिबल वर्क फंक्शन, मतलब वो जो मेटल का जो प्लेट है ना उसका जो वर्क फंक्शन है नेग्लेजिबल, मतलब भाई जीरो मान के चलना है। ठीक है, if mass m is of the photoelectrons emitted from the surface then de Broglie wavelength। अच्छा, तो इसका मतलब कोई हमारा एक मेटल का ये प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, इस पे आपका लाइट फॉल हो रहा है जिसका वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और इस वाले मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है जो फाई नॉट है वो जीरो दिया है। जीरो नेग्लेजिबल बोल रहा है तो जीरो ही मानेंगे ना यार। अब यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस जो आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन का आपको वो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हमें इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना और इसका मास भी आपको उसने दे दिया है m। अच्छा जी, तो सर सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, तभी तो निकाल पाओगे ना यार। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता है हमारा k इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। यही तो इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन ही जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हो वो यही है। ठीक है जी, तो चलो k हो गया मेरा लैम्डा, मेरा फाई तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मेरी k की वैल्यू आ गई एच सी बाय लैम्डा। सर ये k क्या होता है, अरे यार भूल गया, k क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से इजेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सर ये बताओ कि सर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो तो सर ये होता है ना, डी ब्रोगली क्या होता है, h अपॉन p। p क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है। तो यार जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी पता है तो मोमेंटम निकाल लेंगे ना। रिलेशन पता है ना, k इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m। यही होता है ना, क्या होता है, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, p स्क्वायर बाय 2m। अब इससे हमारा ये आ गया 2mhc डिवाइड बाय लैम्डा, ये आ गया हमारा, इस जो p स्क्वायर है स्क्वायर को उधर भेजोगे, ये आ गया 1/2। तो ये आ गया गाइस 2mhc डिवाइड बाय लैम्डा, ओके, उसकी पावर 1/2। ये हमारा आ गया बच्चों, क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा डी क्या होगा हमारा, h बाय p। बस यार यहाँ पुट कर दो और आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया था, 2mc लैम्डा डिवाइड बाय कितना है, 2mhc है। ठीक है, एक सेकेंड, 2mhc हो गया। ठीक है, 2mhc डिवाइड बाय लैम्डा था रेज टू पावर 1/2। ठीक है जी, अब इसको बस थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलो थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। ये h है, इसको मैं रूट में ही लिख देता हूं यार, तो लैम्डा 2mhc। अब गाइस ये बताओ, ये जो h है इसको अंदर ले जाओगे, रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर एक देखो ऊपर क्या आएगा, h स्क्वायर, नीचे पहले से एक h है तो ये h से h कैंसिल, तो लैम्डा d की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, लैम्डा अपॉन 2mc, और ऊपर एक h भी आ जाएगा रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां पे हमें अगर ऑप्शंस को आप सबसे पहले देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है लैम्डा डी की टर्म्स में। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि हमें ये वाला लैम्डा चाहिए ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डी का होल स्क्वायर, इधर आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 2mc अपॉन h, ठीक है, इनटू लैम्डा डी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, कितना है, 2mc अपॉन h, 2mc अपॉन, इसको h लिख देते हैं यार, रुक जाओ, इसको h लिख देते हैं, तो ये आपका h हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपने सिंपली पहले ये इक्वेशन लगाई, काइनेटिक एनर्जी निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन आपका मेटल प्लेट से बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, अब हमें निकालना है
आपका लैम्डा डी दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चाहिए। हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन क्या है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इससे आपका क्या आ गया, आपका p का वैल्यू आ गया। देखो hc बाय लैम्डा, इससे आपने p की वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। अब हमने जब मोमेंटम आ गया तो सिंपली हमने यहां पे p की वैल्यू को पुट किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, लैम्डा डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बट हमें लैम्डा की वैल्यू पूछा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, ये आ गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यार जनरली बच्चे सोचते हैं कि नीट के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग नहीं आता। देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड और करंट डेंसिटी का दिया हुआ है कॉलम 1 में, और ये सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में, जिसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो गाइज अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान हो तो vd इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू टाउ होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि a जो होता है उसको आप क्या लिखते हो, e डिवाइड बाय m इंटू टाउ। तो जरा चेक करो मैच कर रहा है क्या। हाँ देखो आपका a वाला किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया। अगर आप देखोगे e m इंटू टाउ, तो चलो इसका काम खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहां पे दिया हुआ है और रिलैक्सेशन पीरियड साथ के साथ करंट डेंसिटी दिया हुआ है। तो यार टारगेट पहले करंट डेंसिटी कर लेते हैं। आप ये बताओ I इज इक्वल टू क्या होता है, ENA VD होता है। हाँ सर। अब बताओ I बाय A को इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, इधर आपका EN और ये VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो बचेगा। सो J इज इक्वल टू दिस। तो कितना आ गया ENA VD, तो बेसिकली आपका करंट डेंसिटी ये वाला आएगा। ठीक है, ENVD। ओके, अब हम बात करते हैं, दो बचे अब हमारे पास, रिलैक्सेशन पीरियड और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये रो दिया हुआ है, तो यार आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब दो बचे हुए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन पीरियड। तो ये बताओ अगर रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा तो उस फॉर्मूले में रो कहां से आएगा। देखो रो दिया है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली बिना आगे सॉल्व किए आपको इससे मैच कर देना था, और एंड में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसका आपका ये हो जाता, डायरेक्ट आंसर हो जाता। बट फिलहाल मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप ये बताओ रो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, यही होता है। इससे अगर आप टाउ की वैल्यू निकालोगे जो कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, या फिर उसको यहाँ पे रिलैक्सेशन पीरियड लिखा है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आएगा m अपॉन NE स्क्वायर रो। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखो इस वाले का C का P से मैच कर गया। अब जो लास्ट वाला है उसका भी मैं आपको दिखाता हूं। आप ये बताओ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे J दिया हुआ है, J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू E होता है। ठीक है जी। अब आप बताओ सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पे मैं इसको रेजिस्टिविटी लिख देता हूं, ये E हो गया। अब इससे अगर आप रो की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, E बाय J। तो आपका देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो कि बी वाले में दिया हो, उसका आंसर क्या होगा, E बाय J। तो गाइस देखो आसान सा सवाल था, तो डायरेक्ट यार ये अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, सिंपली आपके सारे एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, उसको आपको बस मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मॉडर्न फिजिक्स से है। तो मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आ चुका है। ये आपका जो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है उससे आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर of the element X then possible decay particle। तो यार बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला बीटा डिके है, ये बीटा प्लस, बीटा माइनस और अल्फा डिके। तो आप ये बताओ X वाले को देखो, X वाले से आपका B आ रहा है, जरा देखो ये Z है और यहाँ पे क्या हो गया Z-1। तो आपको पता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है 1 से डिक्रीज हो रहा है। किसके में होता है, अगर आपको ध्यान हो तो वो आपका बीटा प्लस में होता है। अब इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है, देखो प्लस है ना, तो प्लस में माइनस, तो मतलब जो आपका जब भी बीटा प्लस होगा तो उसमें जो Z की जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीज हो जाती है, सिंपल। तो आप ऑप्शंस को चेक करो कौन सा गलत है। देखो पहला गलत है क्योंकि अल्फा दिया है, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है, ये भी गलत हो गया। यार आगे चेक भी नहीं करना था और सीधे आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, अब लेकिन फिर भी चलो अब सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे प्रॉपरली आपको कराना पड़ेगा।
अब देखो बी से सी में देखो गाइस, बी से सी में देखोगे तो z-1 था, फिर क्या हो गया z-3 हो गया। तो यार यहां पे अगर आप देखोगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो दोबारा 2 से डिक्रीज हो गया। और आपको पता है 2 से किस में डिक्रीज होता है? अल्फा डीके में। अल्फा डीके में जो z होता है वो हमारा कितने से डिक्रीज करता है? 2 से डिक्रीज करता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं गाइस सी से डी की बात करते हैं। सी से डी में देखोगे तो यार z-3 था, यहां पे क्या हो गया z-2 हो गया। मतलब एटॉमिक नंबर यहां 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो वो किस में होगा? बीटा माइनस डीके में होता है ना, जेड है और क्या हो जाता है? 1 से इंक्रीज करता है। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। गाइस 4 वायर दिए हुए हैं, चारों का इक्वल लेंथ दिया हुआ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहा है और सेम मटेरियल बोल रहा है। तो यार रो की वैल्यू सेम होगी, मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा तीनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और साथ के साथ लेंथ भी सेम है। तो आप ये बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि चारों के चारों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा? बिल्कुल यार, क्योंकि उनका रो सेम है, ए सेम है, एल सेम है, तो चारों के चारों वायर का रेजिस्टेंस सेम होने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि जब उन चारों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, बताओ जब चारों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है? वो 0.25 ओम बोल रहा है। अच्छा सर, और आप ये बताओ, आपको पता है जब भी पैरेलल में एक जैसे आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसे आता है? ध्यान है क्या होता है? सिंपली आर बाय एन लगाते हो आप। तो ये बताओ, ये आपका 0.25 हो गया, ये आर कितने लगे थे? 4। तो गाइस दिस इंप्लाइज आपकी जो आर की वैल्यू आ गई 1 ओम, मतलब हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कितनी है? 1 ओम होगी। ओके, अब उसके बाद फाइनली वो क्या कर रहा है? फाइनली वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब उन चारों को सीरीज में लगा रहा है। तो भैया यार कुछ करने की बात ही नहीं है। ये बताओ, इन चारों रेजिस्टेंसेस को अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा, हर एक की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी है? 1 ओम है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1। यार ये तो आसान सा सवाल था यार। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 4 ओम आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, तो गाइज अभी आपने देखा 1 से लेकर 10 तक में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग था, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से था, ये भी आपका करंट वाले ही चैप्टर से। तो यहां पे हो गया क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। गाइज क्वेश्चन नंबर 11 फाइनली गाइज अब जाके 11th के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक देखा आपने 1 से लेकर 10 तक में 12th वाले चैप्टर्स से उन्हीं के क्वेश्चंस थे। अब हम 11th के क्वेश्चन, मतलब ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, सरफेस ऑफ द अर्थ से मतलब s हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है? ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप आगे क्या बोल रहे हैं? ये हाइट जो दिया है ना गाइस, ये जो हाइट आपको दिया है ये आपका s दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब गाइस जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो किसी हाइट पे, मान लो यहां पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी से 3 टाइम्स है, ये बोल रहा है। अच्छा सर, आगे देखो, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। मतलब जब ये इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, जब आपने ए से ड्रॉप किया, जब वो बी पे पहुंचा तो बी का पूछ रहा है कि यार ग्राउंड से बता दो कि उसकी हाइट क्या है, और जब वो बी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है। अच्छा सर, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, जैसे मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया तो वो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से हिट करता है? अगर वो h हाइट से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो कितने √2gh, इतनी हाइट से वो ड्रॉप करेगा। तो अगर मैं इस वाली हाइट की बात करूं, a से b वाली, तो क्या मैं इस a से b वाली हाइट को मैं लिख दूं यहाँ पे s - h? हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिलहाल अभी y लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो गाइस जब वो a से b पे आएगा तो बताओ जब वो b पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? √2gh, और h की जगह कितना नीचे आ रहा है? वो नीचे आ गया आपका y, तो √2gy लिख दो। y की वैल्यू को बाद में s - h लिख देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दो ना, ½ mv² होगा ना, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 m2gy, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। और बच्चों जब वो a से b पे, तो जो b वाला पॉइंट है उसका ग्राउंड से हाइट कितना है? h है। तो जब वो b पॉइंट पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। अच्छा सर, तो आपने ये निकाल दिया कि b पॉइंट पे जब वो आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और हमने अब पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है सर? कुछ नहीं, बस यहां जो ये बोल रहा है ना
k की वैल्यू 3 टाइम्स है u के, पुट कर दो सर। k की वैल्यू कितनी है 1/2m2gy, और u की जगह मैं कितना रख दूं सर, u की जगह रख दो mgh। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है 3h, y की वैल्यू कितनी आ गई 3h आ गया, ठीक है। तो गाइस a से b तक का आ गया 3h, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी कितना था √2g y था ना, और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3h आ गई, ठीक है। 3h रख दो, या फिर आप देखो y को आपने क्या माना था s माइनस h ना, तो ये 3h हो गया। तो गाइज s इज इक्वल टू कितना आ गया 4h, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू s/4। मतलब बेटा जो b पॉइंट है उसका ग्राउंड से कितना हाइट है s/4। अच्छा सर, तो अगर सर देखो ये c वाला ऑप्शन गलत हो गया, उसमें s/2 दिया, बिल्कुल, तो यानी कि c ऑप्शन गलत है। अब s/4 आ गया, और आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो s माइनस h था, तो s माइनस आपका ये s/4, तो ये आ गया 3s/4, पुट कर दो, ये आंसर आ गया, वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये 2g और y की जगह 3s/4 ना, तो v की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, ये आ गया आपका 3gs/2। तो देखो √3gs/2 आपका ऑप्शन डी में आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे रूट ही नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट के अंदर से 2 को हटा दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। तो गाइस ये काइनेमेटिक्स का सवाल था, ठीक है, आसान सा था ना, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लगा बट ऐसा कुछ था नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स है। सो गाइज अभी तक 12 में से 3 क्वेश्चन आपके मॉडर्न फिजिक्स से थे। एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, एक रेडियो डिके का हो गया, और एक हाफ लाइफ का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज 100 आवर, ठीक है। अब द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल बी रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। तो यार यहाँ पे हमें एक्टिविटी का फ्रैक्शन निकालना है कि यार 150 आवर्स के बाद कितना उसका फ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे आपको हाफ लाइफ दे दिया है कितना 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बताओ एक्टिविटी का आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे, लेट्स से एक्टिविटी आपकी a0 है। अब किसी t टाइम के बाद, ठीक है, t टाइम के बाद मान लेते हैं एक्टिविटी कितनी आपकी a हो गई, तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन देखा होगा a इज इक्वल टू a0 1/2⁻n, ठीक है जी। अब आप ये बताओ a/a0 और ये हो गया आपका 1/2⁻n, तो यार यही तो निकालना है a/a0, यही तो हमारी फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी कहलाएगी। अभी 150 आवर्स के बाद आपकी एक्टिविटी कितनी है, आपने a माना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे आपकी एक्टिविटी कितनी है, यहाँ पे आपका a0 है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, ये बताओ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 1 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम कितना है 150 आवर्स, और ये कितना दिया 100, तो ये कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 3/2। बस यहाँ पे n की वैल्यू को 3/2 रख दो, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से रखते हैं। तो ये हो गया कितना 1/2⁻³ तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/2√2, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का जो टॉपिक है वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेटली गाइज ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली उसने 1-2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराए ही कराए होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोला है, ए कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन t मिनट्स, ठीक है जी। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, the time taken by similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at room temperature 20 degree Celsius। तो यार मतलब आपको ये दिया है कि पहले 90 से 80 आने में टी टाइम लग रहा है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, सेम कप ऑफ कॉफी है, 80 से 60 जाने में कितना टाइम लगेगा अगर रूम टेम्परेचर उतना ही है। तो यार अब आप देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस के ये T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इक्वल टू में क्या आएगा, ये आएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय टाइम, जितने टाइम में उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो ये K हो गया, T1 की वैल्यू 90 है, ये 80 डिवाइड बाय 2 और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना हो गया 20, ठीक है जी। अब यहां पे 90 माइनस 80 डिवाइड बाय कितना कर दूं, T कर देता हूं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ये होगा 170
170 डिवाइड बाय 2 होगा, ये 20 हो गया, और ये कितना आएगा, ये आ गया 10 डिवाइड बाय टी। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 85 माइनस 20 एंड दिस वन इज 10 बाय टी। तो कितना आ गया बच्चों, ये बताओ, ये हो गया आपका 65 हो गया, और इधर आ गया आपका 10 बाय टी आ गया। तो 5 से कैंसिल कर देते हैं, देखो ये 2 और ये 13 टाइम्स में, तो यार इससे हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 बाय कितना आ गया 13t। सो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब आप बोलोगे सर आपने k की वैल्यू क्यों निकाला, t क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो हमें जो अपना फाइनल आंसर देना है t की टर्म्स में ही देना है, उसमें किसी में भी आपको k नहीं दिख रहा होगा। तो इट मींस वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ k इन द सेकंड इक्वेशन। तो इसलिए मैंने इससे k की वैल्यू निकाल ली जो सेकंड इक्वेशन में हम यूज करेंगे। अब आप ये बताओ, सेकंड इक्वेशन में हमारा टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, 80 से कितने पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है। तो मान लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। चलो निकालो, तो माइनस के t1 प्लस t2, तो कितना रख दूं मैं, 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 माइनस राउंडिंग टेम्परेचर सेकंड केस में भी 20 डिग्री सेल्सियस है, इक्वल टू 80 माइनस 60, और यहां के लिए टाइम हमने t1 माना हुआ है। अब k की वैल्यू जो आपने निकाली है पुट कर दो, तो k कितना है हमारा यहाँ पे -2 बाय 13t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ये हो गया, ये कितना आएगा 140 डिवाइड बाय 2 माइनस 20, ये कितना आ गया 20 बाय t1। तो चलो ये कितना हो गया 2 बाय 13t हो गया, ये कितना हो गया 70, 20, इसको मैं कितना लिख दूं, 50 लिख दूं, ओके, और ये मेरा हो गया 20 बाय t1। तो गाइस इस क्वेश्चन में ना बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो t1 की वैल्यू निकालोगे 13t बाय 5, दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूरा जो बेस था वो ये था, इसके अलावा कुछ भी इसमें फिजिक्स लगा ही नहीं, बाकी सारी की सारी क्या थी, कैलकुलेशन थी। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब हम। सो गाइज ये क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न फिजिक्स है। तो गाइज 14 में से 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न फिजिक्स से आए, तो 16 नंबर तो आपके मॉडर्न फिजिक्स से ही हो गए, अभी तो आधा पेपर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ना है। 3 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, और छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, और इजी से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे 16 से 20 नंबर का पेपर आपका सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से उठा के दिया हुआ है। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया, 600 नैनोमीटर। ठीक है जी, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ दिस वॉट विल बी। तो आपको यहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बोला है। आपकी कॉपी में बोल रहा हूं 100% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपने ये कैलकुलेट किया होगा कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने बाहर निकल रहे हैं पर सेकंड में। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको पावर गिवन है, पावर को क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख देता हूं। इस ई को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस ई को लिख सकता हूं, एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए ई डैश है, तो n इंटू ई डैश बाई टी हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन जो बाहर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब यहां पे मैं इस ई डैश को लिख देता हूं एच सी बाय लैम्डा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट n बाय टी। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, जो भी नंबर ऑफ फोटोन्स आपके बाहर आ रहे हैं पर सेकेंड में, तो इसको कैपिटल n से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया p लैम्डा अपॉन एच सी। अब बस p की वैल्यू पुट करो, p कितना दिया आपका 3.3 10 रेज टू पावर -3 हो गया। एंड यहां पे अगर मैं लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दूं 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनो मतलब 9 यहां पे ये, और यहां पे h की वैल्यू कितना दिया 6.67 10 रेज टू पावर -34, और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इतना। अब देखो, जब आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह करते हो तो आपके मन में ख्याल आता है सर इतनी ऐसे कैलकुलेटिव सवाल क्वेश्चन में पेपर में नहीं आते हैं, बट आए हुए हैं। वो डेटा ऐसे लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा वक्त ना लगे। देखो इससे अगर आप देखोगे डायरेक्ट कितने बार में कट गया, 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप यहां पे देखोगे तो ये यहां पे देखो, ये आपका 2 बार में गया ना, और ये कितने कितने टाइम में चला जाएगा 300। अब देखो ये 3 से कितने में गया 100 बार में। अब बस डेसिमल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ये कितना हो गया 9, 3 कितने हो गए 12। ठीक है, तो ऊपर अगर आप देखोगे 10 रेज टू पावर कितना हो गया -12, और ये 100 बचा, इसको 2 लिख दो, और डिनोमिनेटर में कितना लिख दो, ये आपका 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा। अब इसको यार सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आएगा 10 रेज टू पावर 16 आ जाएगा। तो देखा आपने, जिसमें आपने नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आपको कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी है। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 पे हम। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका एसएचएम से दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है गाइज, अगर अपने नोट्स ओपन करोगे वहां पे टीचर ने डेफिनेटली आपको कराया होगा कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर एफ दी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछा होगा। तो सेम क्वेश्चन वहीं से ये उठाया हुआ है। यहां पे कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है, एन दी हुई है। अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। चलो फाइंड आउट करते हैं। आप ये बताओ सबसे पहले, अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये यहां पे -a प्लस a, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। अब ये पार्टिकल कहां गया, मेन पोजीशन से आपका यहां वापिस ये इधर आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो ये मेन पोजीशन से -a गया एंड देन वापिस ये आया, ये पूरा एक साइकिल कहलाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे कितनी दी हुई है, n दी हुई है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, 0, क्योंकि x की वैल्यू आपकी यहां पे 0 होती है। अब इस मेन पोजीशन से अगर मैं +a पे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब बोलोगे सर मैक्सिमम कैसे हो गया, क्योंकि मेन जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हो ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां मैक्सिमम, फिर ये वापिस आएगा, वापिस से मेन पोजीशन पे पहुंचा। तो गाइस 0 से स्टार्ट किया, वापिस 0 पे आ गया, तो यहां पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। यही बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो फिर देखो अभी जब लेफ्ट वाले साइड में जाएगा तो फिर 0 से देखो यहां पे गया एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर वापिस आ गया, ये क्या हो गया, 0। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 से मैक्सिमम, वापिस 0, फिर 0 से मैक्सिमम, वापिस 0, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि ये पूरा इसमें एक साइकिल हुआ, लेकिन यहां पे देखो इसका एक साइकिल यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये इसका दूसरा साइकिल। मतलब जब हमारा ऑसिलेशन का एक साइकिल कंप्लीट होगा तब पोटेंशियल एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो इसका क्या हो जाएगा, 2n, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये 2 बार अपने आप को रिपीट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी। फाइनली गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा। और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना। और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।